Hello students, so we met again. How are you? I hope you all are fit and fine. I'm also very good. Students, हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे जो कि मैं आपको हर क्लास में बताती हूँ, क्योंकि क्या है, जैसे बहुत सारे चैप्टर्स की रिदम चलती है, डे बाय डे उसके लिंक बैठते हैं, तो चैप्टर का नेम आपको हमेशा पता होना चाहिए. चैप्टर का क्या नेम है? चैप्टर का नेम है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स. डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में हम लोगों ने काफी कुछ चीजों के बारे में पढ़ लिया था. तो जो क्लासिफिकेशन पे हम लोग आए थे, तो हमने विटेकर का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ा था. उसमें हमने मोनेरा पढ़ लिया था, प्रोटिस्टा पढ़ लिया था, फंजाई पढ़ लिया था, प्लांटे पढ़ लिया था और एनिमेलिया हम लोग पढ़ रहे थे. एनिमेलिया में अगर हम एक बात करें कि कोई भी अगर बहुत बड़ा किंगडम है तो उसके अंदर ऑर्गेनिज्म डाइवर्सिफाइड होते हैं, उनका नंबर अलग अलग होता है, हर किसी का साइज एंड शेप अलग है, सबके अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स से फीचर्स हैं. तो अगर उसको मद्देनजर करके हम लोग बात करें तो इतनी सब चीज़ों को हम एक साथ नहीं पढ़ सकते, मेमोराइज नहीं कर सकते, और हमें ये भी समझ में नहीं आएगा कि अगर एक ऑर्गेनिज्म का कंपैरिजन हम दूसरे से करें तो किस कैरेक्टरिस्टिक में उसको सिमिलैरिटी दे सकते हैं और किस कैरेक्टरिस्टिक्स में उसको डिससिमिलैरिटी दे सकते हैं. तो उसको पढ़ने के लिए आपको सारे ऑर्गेनिजम्स की नॉलेज बहुत ज़रूरी है. तो अगर आपको सारे ऑर्गेनिजम्स को एट अ ग्लांस पढ़ना है, तो एट अ ग्लांस पढ़ने के लिए वी हैव टू स्टडी दैम एट अ फुल पैटर्न. हमें एक क्लासिफिकेशन में उन्हें बांटना पड़ेगा, कुछ सिमिलैरिटीज को लेके, कुछ डिससिमिलैरिटीज को लेके. कह सकते हैं कि अगर एक टेबुलर फॉर्म में हम कोई चीज पढ़ते हैं या एक बेसिस हम उठाते हैं कि भाई इस बेस पर ये ऑर्गेनिजम्स को इस कैटेगरी में डाल दो, इस बेसिस पर इस ऑर्गेनिज्म को इस कैटेगरी में डाल दो, तो उस बेसिस पर हमने ये पढ़ा था कि वी हैव सो मैनी सब क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमेलिया, क्योंकि एनिमेलिया खुद लिविंग ऑर्गेनिजम्स का एक क्लासिफिकेशन है. तो समझने के लिए हमने ये बोला कि वी हैव सब क्लासिफिकेशन. तो सब क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो आप बोलोगे कि मैम किंगडम के बाद तो आप हमेशा फाइलम के बारे में बताते हो. इफ वी कंसिडर द हियरार्की ऑफ द ऑर्गेनिज्म, हमने क्या पढ़ा था? किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, ये सारी चीजें पढ़ी थी. तो आप बोलोगे मैम आप सीधे क्लास पे क्यों आ गई? एक्चुअली क्लास बोलने का मतलब है एनिमेलिया का सब कैटेगरीज. क्लास बोलने का मतलब है एनिमेलिया का सब कैटेगरी. तो सब कैटेगरी को आप सब क्लासेस बोल सकते हो, ठीक है, सब टॉपिक्स बोल सकते हो. एक्चुअली हम ये भी बोल सकते हैं कि अगर एनिमेलिया के अंदर हम देखें, अगर एक एनिमेलिया किंगडम है तो उसके अंदर ये जो चीजें हम पढ़ रहे हैं ना, जैसे पॉरीफेरा हो गया, सीलियंट्रेटा हो गया, प्लेटीहेल्मिन्थीज हो गई, ये 3 हम लोगों ने कवर अप कर लिए थे. तो ये एक्चुअली इनके फाइलम्स भी कहलाते हैं कि किंगडम एनिमेलिया का पहला फाइलम है पॉरीफेरा, ठीक है, दूसरा फाइलम है सीलियंट्रेटा, तीसरा फाइलम है प्लेटीहेल्मिन्थीज. तो आपके 9th क्लास के सिलेबस में इन तरीकों को मैंने क्या है थोड़ा सा इजी वे में बता दिया है. जैसे जैसे आप चैप्टर को और थरोवाट पढ़ने लग जाएंगे, जैसे आज तो हम सीबीएसई पैटर्न का कवर अप करें, कल जब एनटीएससी पैटर्न का कवर अप करोगे तो चीज़ों की जो वर्जन है वो दिन ब दिन अपडेटेड हो जाएगा और मॉडिफाइड हो जाएगा. ठीक है, यहाँ तक डिस्कशन आपको समझ में आया? तो एक्चुअली हम लोग कौन सा किंगडम पढ़ रहे थे? वी आर डिस्कसिंग किंगडम एनिमेलिया अंडर द चैप्टर डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स. एनिमेलिया, और उस एनिमेलिया में चाहे आप इसे पहली सब क्लास कहें, सब क्लासिफिकेशन कहें, या चौथे नंबर का फाइलम कहें, तो चौथे नंबर का फाइलम कौन सा है? नीमेटोडा. चौथे नंबर का फाइलम कौन सा है? नीमेटोडा. नीमेटोडा. नीमेटोडा का मतलब क्या होता है? नीमेटोडा का मतलब होता है थ्रेड लाइक ऑर्गेनिज्म. पतले पतले रेशेदार धागों की तरह आपको ऑर्गेनिज्म का अपीयरेंस नजर आएगा. थ्रेड लाइक ऑर्गेनिजम्स, थ्रेड लाइक ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, अगर अपन एक एक पॉइंट पढ़े तो नीमेटोडा में आप क्या बोलोगे? नीमेटोडा इज दी 4th सब क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम एनिमेलिया, यही बोलूंगी मैं. इट इज दी 4th सब क्लासिफिकेशन, 4th
सब क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम एनिमेलिया, किंगडम एनिमेलिया। ठीक है, नीमेटोडा किसके बाद आता है? नीमेटोडा प्लेटीहेल्मिन्थीस के बाद आता है, तो उसके कैरेक्टर प्लेटीहेल्मिन्थीस से क्या है, ज्यादा डेवलप्ड है। ठीक है, इट कम्स आफ्टर प्लेटीहेल्मिन्थीस, it comes after platyhelminthes having more developed characters and features, हैविंग मोर डेवलप कैरेक्टर्स एंड फीचर्स। अगर आप नॉर्मल किंगडम के बेसिस पर इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ें तो पहला क्या आएगा, बट ऑब्वियसली मल्टी सेलुलर, देन यूकैरियोटिक, इनके हैबिटेट क्या होंगे? देखो, नीमेटोडा भी जनरली थ्रेड लाइक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ये भी देखो, प्लेटीहेल्मिन्थीस भी लंबे चपटे हैं और हेलमिंथ वर्म्स की तरह आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली अगर प्लेटीहेल्मिन्थीस ने वर्म्स को मार्क द बिगिनिंग कर दिया है, तो नीमेटोडा में भी वर्म्स लाइक ही थ्रेड लाइक ऑर्गेनिजम्स होंगे। वर्म लाइक थ्रेड लाइक ऑर्गेनिज्म। तो जनरली आपने देखा होगा कि अगर इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेटेरोट्रॉफिक है, बिकॉज इट कम्स अंडर द किंगडम एनिमेलिया, तो उसमें भी या तो ये वर्म्स फ्री लिविंग होंगे। जनरली वर्म जो फ्री लिविंग होंगे उनका रेजिडेंस लैंड ही होता है, या फिर क्या होगा, हमारी बॉडी पे सरवाइव करेंगे, किसी और की बॉडी पे तो पैरासाइटिक। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स आपको लिखा दिए हैं, जस्ट आप दिन ब दिन जैसे पढ़ते जाओगे आपका एक तरीके से रिवीजन ही हो रहा है। हेटेरोट्रॉफिक, उसमें भी फ्री लिविंग मतलब आराम से रह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अपने हिसाब से वो फूड एकोमोडेट कर लेते हैं। फ्री लिविंग में जनरली लैंड, ठीक है, या फिर पैरासाइटिक, ठीक है। तो अगर आप इनके हैबिटेट की बात करें तो हैबिटेट भी क्या हो गया, जनरली यही सब आ गए हैं। तो अगर इसको अलग से पॉइंट लिखें तो अपन बोल सकते हैं कि हैबिटेट जनरली क्या होगा, टेरेस्ट्रियल ही होगा, टेरेस्ट्रियल और एनी अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो इसका लिंक ऑटोमेटिकली इसके हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन से क्या हो गया स्टूडेंट्स, हो गया है। और एनी अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अब अगर इसके नॉर्मल जो आप नीमेटोडा पढ़ रहे हो, तो नीमेटोडा से रिलेटेड अगर आप बेसिक्स के बारे में इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ो तो देखो, पॉरीफेरा में सेलुलर लेवल था, सीलियंट्रेटा में टिश्यू लेवल आ गया, उसके बाद प्लेटीहेल्मिन्थीस में ऑर्गन्स के कुछ स्पेसिफिक ऑर्गन्स आपको नजर आएंगे। अब जब कुछ ही ऑर्गन्स बन गए हैं तो वाई ऑर्गन्स को, मतलब ऑर्गन्स को क्यों ऐसा नहीं लगेगा कि वी शुड इंटरैक्ट विथ ईच अदर, ठीक है, वी शुड शेयर देयर वर्क विथ ईच अदर, ठीक है, या आप इंटरलिंक्ड हो जाओ कि आपका आधा काम आपका पास वाला संभाल लेगा और पास वाले का आधा काम आप संभालोगे। अगर सारा बर्डन आप ही पे ही आ जाएगा तो आपको भी एक दिन नीड लगेगी कि नहीं, सिस्टम में मैं और लोगों को इंक्लूड करूं, सो दैट माई वर्क लोड विल गेट रिड्यूस्ड, ठीक
ठीक है। तो उसी तरीके से अगर बहुत सारे ऑर्गन्स प्लेटी हेलमिंथीस में नजर आ रहे हैं तो डेफिनेटली नीमेटोडा इज द एडवांसमेंट, तो अब हमें ऑर्गन सिस्टम नजर आएगा। ठीक है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, organ system level of organization means in this category we have so many specified organs, which are actually got interlinked and form a system. तो हम ये कह सकते हैं in this many organs are very well developed, very well developed and associate with each other to form organ system, अब आप मुझे एक बात बताओ, किस किस तरीके के ऑर्गन सिस्टम आप कंसीडर कर सकते हो। आप खाना खाते हो तो यू नीड ऑर्गन्स फॉर डाइजेशन, खाना खाओगे, उसे पचाओगे, उसके बाद वेस्ट मैटर निकलेगा, उसको बाहर निकालना है, तो उसके लिए आई थिंक यू रिक्वायर्ड सम इजेशन सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम। आपको सांस लेनी है, आपको ऑक्सीजन अंदर लेना है और जो वेस्ट गैस है CO2 उसे बाहर निकालना है, तो आई थिंक यू नीड रेस्पिरेटरी सिस्टम। अगर आपकी बॉडी में कोई फ्लूइड है, देखो ये जो फ्लूइड टर्म है मैं इससे रिलेटेड आपको अभी डीप में नहीं बताऊंगी। ठीक है, फ्लूइड का मतलब कि कोई भी ऐसी लिक्विड सब्सटेंस है जो बॉडी में फ्लो कर रहा है, कोई भी ऐसा लिक्विड सब्सटेंस है जो आपकी बॉडी में क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। वो जरूरी भी है, शायद उसके अंदर कुछ ऐसी न्यूट्रिएंट्स बैठ के आपकी बॉडी को सर्कुलेट हो, ठीक है, या गैसेस का एक्सचेंज हो जाए, या फिर आपके वेस्ट मैटर उसके थ्रू निकल रहे हैं, आपके ऑर्गन्स के बीच में एक लुब्रिकेटिंग लेयर बना रहा है, एक ऐसी लेयर बना रहा है कि आपस में ऑर्गन्स क्या हो, भिड़े नहीं, उनमें फ्रिक्शन नहीं हो, उनमें कोई डैमेज नहीं हो, उनमें कोई हार्म नहीं हो। तो अगर किसी फ्लूइड चीज को सर्कुलेट करना है तो सर्कुलेटरी सिस्टम, पर आई थिंक सर्कुलेटरी सिस्टम इनमें एब्सेंट होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम इनमें एब्सेंट होता है। एज सच बॉडी कांट एकोमोडेट दैट फ्लूइड विच एक्चुअली नीड सम काइंड ऑफ सर्कुलेशन। तो ऑर्गन सिस्टम्स बन जाते हैं पर सिंपल, मतलब कुछ ऑर्गन्स ने एसोसिएशन करके एक पर्टिकुलर सिस्टम बना लिया, कुछ ऑर्गन्स ने एकोमोडेट करके एक और सिस्टम बना लिया। मतलब एक सिस्टम में ज्यादा से ज्यादा 2 to 3 स्पेसिफिक ऑर्गन्स होंगे। लेकिन तो ये जो ऑर्गन सिस्टम है नीमेटोडा में, ये स्टिल बहुत ज्यादा वाइड स्प्रेड और कॉम्प्लेक्स नहीं होगा, जो कि आप नीमेटोडा के बाद क्लासेस में देखोगे। तो हम ये कह सकते हैं कि सिंपल ऑर्गन सिस्टम विल इमर्ज इन नीमेटोडा, मतलब ऑर्गन सिस्टम इमर्ज हुए पर सिंपलेस्ट लेवल पे, उनमें भी कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा डेवलप नहीं हो पाई है। ठीक है, तो सिंपल ऑर्गन सिस्टम डेवलप्ड, सिंपल ऑर्गन सिस्टम डेवलप्स। ठीक है, देखो क्या क्या आ सकते हैं आपके हिसाब से। सिंपल डाइजेस्टिव सिस्टम, सिंपल डाइजेस्टिव सिस्टम, सिंपल
रेस्पिरेटरी सिस्टम, सिंपल रेस्पिरेटरी सिस्टम, सिंपल एक्सक्रीटरी सिस्टम, सिंपल एक्सक्रीटरी सिस्टम, बट इनमें सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट है। ठीक है, अब आपने एक चीज सीलियन डेटा से पढ़ी होगी कि होलो स्पेस एक टाइप की कैविटी ऑलरेडी गट की फॉर्म में डेवलप हो चुकी है। देखो, इसमें भी हम कह सकते हैं चूंकि नीमेटोडा बहुत आगे आ चुका है सीलियन डेटा के कंपैरिजन में, तो डेफिनेटली इनमें कैविटी तो होगी, पर कैविटी क्या होती है? देखो, अगर आपकी ये कोई बॉडी है, ठीक है, ये कोई बॉडी है, ठीक है, इट लुक्स लाइक अ कैविटी, एक होलो स्पेस नजर आ रही है, लेकिन इसके अंदर भी अगर अपन एक प्रॉपर लाइनिंग से इसको कवर अप कर दें, ये लाइनिंग क्या होगी? वही ग्रुपिंग ऑफ सेल्स, टिश्यू की लाइनिंग, ठीक है। उसके बाद फिर मैं दूसरी लाइन बना दूं, तो मैं ये कह सकती हूं कि बॉडी में काफी सारी ट्रू कैविटीज नजर आ रही हैं, बॉडी में काफी सारी ट्रू कैविटीज नजर आ रही हैं। जैसे आपको ये कैविटी नजर आ रही है, ठीक है, फिर ये भी एक तरीके से कैविटी है, ठीक है, देन ये भी कैविटी है। तो एज सच ये क्या है? होलो स्पेसेस है। एज सच ये क्या है? बॉडी की होलो स्पेसेस है। अब ये होलो स्पेस सीलियन ट्रेटा में थी, जैसे हाइड्रा में थी, पर प्रॉपरली टिश्यू से वेल बाउंड नहीं थी। उसके बाद प्लेटी हेलमिन्थीज में भी प्रॉपर होलो स्पेस थी, उस होलो स्पेस में आपको गट ब्रांच नजर आएगी, पर स्टिल वो टिश्यू की लाइनिंग नहीं थी, मतलब ग्रुप ऑफ सेल्स की लाइनिंग नहीं थी। इसमें क्या है कि होलो स्पेस आपको दिख तो रही है, यू हैव कैविटी की, चलो बॉडी में ये एक होलो स्पेस दिख रही है, ये दूसरी होलो स्पेस दिख रही है, मींस प्रेजेंस ऑफ सीलोम तो है, लेकिन वो सीलोम स्पेसिफिक नहीं है। यू कांट डिफरेंशिएट कि भाई ये एक लाइन है कैविटी की तो इधर कुछ एक आउटर लाइन बना दो, ये एक लाइन है कैविटी की तो इधर कुछ आउटर लाइन बना दो। तो एज सच जो होलो स्पेस है उसे आप उस बॉडी ऑर्गेनाइजेशन को, उस ऑर्गेनिज्म को देखकर डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि नहीं इसकी बॉडी में जो होलो स्पेस है, क्योंकि होलो स्पेस तो सिलेंड्रेटा से मिल चुकी है, तो इस होलो स्पेस में प्रॉपरली कोई भी चीज एज सच लाइंड नहीं है, कोई भी चीज एज सच लाइंड नहीं है, तो प्रॉपरली आप उस कैविटी को लाइंड वाली कैविटी नहीं कह सकते हो। तो जब कैविटी प्रॉपर लाइंड हो जाती है तो हम उसे सीलोम बोलते हैं, ठीक है। कैविटी लाइंड अप, आप उसे क्या बोलोगे? सीलोम। आप उसे क्या बोलोगे? सीलोम बोलोगे। अब एज सच क्या है, इन ऑर्गेनिजम्स में एज सच सीलोम नहीं होता, कोई भी एज सच इंटरनल बॉडी कैविटी आपको नहीं मिलेगी, आपको एज सच इंटरनल बॉडी कैविटी नहीं मिलेगी, या मिल भी गई या होलो स्पेस मिल भी गई तो वो प्रॉपरली टिश्यू की लाइनिंग से लाइंड नहीं है, मतलब होलो स्पेस तो है लेकिन जो चाहिए वो नहीं मिल रहा है। चीज अवेलेबल है पर एक्चुअली उसमें से भी जो चीज चाहिए वो हम उसकी अवेलेबिलिटी नहीं हो पा रही है। तो हम ये कह सकते हैं, कोई सूडो टर्म लगा दें कि इट इज हैविंग सूडो सीलोमेट या इट इज हैविंग सूडो सीलोमिक ऑर्गेनिज्म। सीलोमिक मतलब बॉडी कैविटीज हैं, बॉडी के पास होलो स्पेस है, बॉडी के पास कैविटी है जिसमें वो ऑर्गन्स को जो दिन ब दिन ऑर्गन सिस्टम्स में बनाएगा, वेल डेवलप होकर उसे एकोमोडेट करेगी, ठीक है। पर एज सच वो जो कैविटी है वो प्रॉपरली डिफरेंशिएट नहीं हो पा रही है, डिस्टिंग्विश नहीं हो पा रही है। तो सीलोम तो है पर एज सच कोई ट्रूनेस फील नहीं हो रही है, ठीक है। तो हम उसे क्या बोलेंगे? सूडोसीलोमेट। क्या बोलेंगे? सूडोसीलोमेट। सूडो मतलब फॉल्स, सूडो मतलब फॉल्स, तो सूडोसीलोम। सीलोम कैसी है पर प्रॉपरली लाइंड अप नहीं है, तो डिफरेंशिएट नहीं हो पा रही, दिख नहीं रही है। इसमें कितनी लाइंस होंगी? जब आपको सीलियन ट्रेटा से डिप्लोब्लास्टिक मिल गया है एंड स्टिल यू हैव प्लेटी हेलमिन्थिस ट्रिप्लोब्लास्टिक, तो अब सब चीजें ट्रिपल 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 ही चलेंगी। तो इट इज स्टिल ट्रिप्लोब्लास्टिक।
इट इज स्टिल ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब आउटर लेयर, मिडल लेयर और इनर लेयर। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको नोट डाउन करिए। स्टूडेंट्स हैव यू नोट डाउन? ठीक है, चलिए इसके आगे लिखते हैं। लास्ट पॉइंट किस पे खत्म हुआ है? ट्रिप्लोब्लास्टिक पे। लास्ट पॉइंट किस पे खत्म हुआ है? ट्रिप्लोब्लास्टिक पे। अब और क्या लिख सकते हो? ये इनकी बॉडी कैसी नजर आती है? लंबी धागे की तरह, लंबी धागे की तरह, समवॉट सिलिंड्रिकल। तो साइज एंड शेप में ऑर्गेनिजम्स को क्या बोलती हूं? समवॉट सिलिंड्रिकल। लेकिन एक चीज आप देखना, इनकी बॉडी सिलिंड्रिकल होती है पर सेगमेंट्स में डिवाइड नहीं होती है। तो बॉडी इज सिलिंड्रिकल एंड अनसेगमेंटेड। दैट मीन्स कहीं ना कहीं डिफरेंशिएशन आपको नहीं नजर आ रहा है कैविटीज का। देखो सॉरी, मैं आपको बताती हूँ। जैसे ये आपने कोई भी ऐसे वर्म टाइप मान लिया, ये ऐसे पतली सी थ्रेड लाइक बॉडी है, ठीक है। तो बॉडी आपको समवॉट कैसे नजर आ रही है? सिलिंड्रिकल। हैव यू सीन सम काइंड ऑफ सेगमेंटेशंस? कोई सेगमेंट नजर आ रहा? नहीं, ऐसे खाली सी बॉडी है, होलो स्पेस दिख रही है, कोई डिफरेंशिएशन नहीं देख पा रहे हैं। तो मैंने क्या बोला? सूडोसिलोम, सूडोसिलोम, ठीक है। तो बॉडी में क्या है? नो सेगमेंटेशन, नो सेगमेंटेशन। जब यहां पर आपको एक नया टर्म सेगमेंटेशन पढ़ने को मिल रहा है, दैट मीन इसके बाद के क्लास में शायद बॉडी सेगमेंटेड होना स्टार्ट हो रही हो, ठीक है। ये भी क्या होते हैं? लंबे थ्रेड लाइक वर्म्स की कैटेगरी जैसे ही दिखते हैं। तो जनरली ये जो वर्म्स होते हैं ये प्योरली एंड प्योरली पैरासाइटिक होते हैं, प्योरली एंड प्योरली पैरासाइटिक होते हैं। इतने ज्यादा पैरासाइटिक इनमें फीचर्स होते हैं कि नीमेटोडा के ऑर्गेनिजम्स को प्योरली पैरासाइटिक वर्म्स भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं? द ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व्ड इन द कैटेगरी नीमेटोडा आर कॉल्ड एज पैरासाइटिक वर्म्स, ठीक है। also known as parasitic worms, also known as parasitic worms, ठीक है। आप इसमें क्या क्या एग्जाम्पल ले सकते हो? इसके स्टूडेंट्स एग्जाम्पल में आता है, इनके एग्जाम्पल्स में आता है एस्कैरिस, एस्कैरिस एंड वुचेरिया। एस्कैरिस एंड वुचेरिया ये दोनों क्या हैं? पैरासाइटिक वर्म्स हैं। समवॉट सिलिंड्रिकल, लॉन्ग थ्रेड लाइक बॉडी हैविंग नो सेगमेंटेशन, सीडोसिलोमेट, ट्रिप्लोब्लास्टिक, पैरासाइटिक वर्म्स, ठीक है स्टूडेंट्स। आप लोगों को इतना समझ में आया? चलिए अभी तक अपन ने क्या क्या कंप्लीट कर लिया है? पॉरीफेरा, सीलिएंड्रेटा, प्लेटीहेल्मिन्थीज एंड नीमेटोडा। तो अब अगर अपन इसके बाद क्लास लें तो उसका नाम क्या होगा स्टूडेंट्स? कौन सी क्लास हम लोग पढ़ने वाले थे? नीमेटोडा के बाद क्या आएगी? एनिलिडा। नीमेटोडा के बाद क्या आएगी? एनिलिडा। नीमेटोडा के बाद क्या आएगा? एनिलिडा। अब आप मुझे बताओ, स्टार्टिंग में आप शुरू में धीरे धीरे लाइंस लिखना स्टार्ट करो। इसमें क्या लिखोगे? इट इज द 5th सब क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम एनिमेलिया, सब क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम एनिमेलिया। अब ये किसके बाद आ रहे हैं? ऑब्वियसली नीमेटोडा के बाद। कम्स आफ्टर नीमेटोडा having more
developed, having more developed characters and features, having more developed characters and features। अब अगर इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो सबसे पहले क्या आएगा स्टूडेंट्स, मल्टी सेलुलर। पहले जो कैरेक्टरिस्टिक्स लिखो ना आप हर क्लास में, उसमें क्या किया करो, आप एनिमेलिया किंगडम के ही उठाया करो, क्योंकि सबसे पहले तो आप उसी की कैटेगरी में आ रहे हो ना, अपना बाद में लिखा करो। मल्टी सेलुलर, देन यूकैरियोटिक, ये भी जनरली स्टूडेंट्स प्लेटी हेलमिंथीस के बाद एनीलिडा तक आपको वर्म्स 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 वर्म्स, लंबी थ्रेड लाइक बॉडी, लंबी थ्रेड लाइक बॉडी, लंबी थ्रेड लाइक बॉडी मिलती जाएगी। पॉरीफेरा में चपटी मिल रही थी, सिलिएंड्रेटा में थोड़ी सी बड़ी हुई थी, देन प्लेटी हेलमिंथीस, नीमेटोरिया, एलिटीरा में और लंबाई हो रही है। मतलब हाइट वाइज, स्ट्रक्चर वाइज भी कैरेक्टर्स क्या और दिन ब दिन डेवलप होते जा रहे हैं। तो इसमें भी क्या है, वर्म्स ही आएंगे। मतलब ये लगभग नीमेटोडा की तरह ही है पूरा, सिर्फ एक में आपको डिफरेंस अभी बताऊंगी, वो सेगमेंटेशन के बेसिस पर होगा, ठीक है। मल्टी सेलुलर, यूकैरियोटिक, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हेटेरोट्रॉफिक। तो जनरली अगर ये हेटेरोट्रॉफिक हैं और वर्म्स में आ रहे हैं तो ये भी क्या होंगे, या तो फ्री लिविंग होंगे, या तो फ्री लिविंग होंगे लैंड पे, या फिर पैरासाइटिक, ठीक है। तो इनके अगर प्रॉपरली हैबिटेट में देखें तो टेरेस्ट्रियल क्या हो जाएगा, टेरेस्ट्रियल या ऑन सम अदर ऑर्गेनिज्म, ऑन सम अदर ऑर्गेनिजम्स, ऑन सम अदर ऑर्गेनिजम्स। अब देखो इसमें सिस्टम क्या होगा, बॉडी डिफरेंशिएशन के बेसिस पर। अब अगर प्रॉपरली बेसिस हम पढ़ें इसकी क्लासिफिकेशन का, तो चूंकि नीमेटोडा ने ऑर्गन सिस्टम डाल दिया है तो अब तो सिर्फ ऑर्गन सिस्टम ही चलेंगे, पर डेवलपमेंट क्या हो जाएगा, दिन ब दिन बढ़ता ही जाएगा। तो क्या लिख सकती हूं मैं, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब देखो नीमेटोडा के कंपैरिजन में ऑर्गन्स क्या हो जाएंगे, और ज्यादा डेवलप्ड, और ज्यादा स्पेसिफाइड, और ऑर्गन सिस्टम क्या हो जाएगा, और वेल डेवलप्ड और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो लिख सकती हूं, organs are highly specified, organs are highly specified, developed and form more complex and developed, more complex and developed organ system। तो मैं ये बोल सकती हूं कि इट इज हैविंग मोर डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम, मोर रेस्पिरेटरी सिस्टम, मोर एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब क्या है, इनमें नर्वस सिस्टम का डेवलपमेंट भी होएगा, क्योंकि दिन ब दिन आप डेवलपमेंट पे जा रहे हो तो यू हैव टू थिंक। आप जैसे पैरासाइटिक हो या आपकी हाइट और ये कहूँ कि स्ट्रक्चर वाइज भी आप बहुत ज़्यादा डेवलप हो रहे हो, तो कहीं ना कहीं यहाँ से एक नर्वस सिस्टम की डेवलपमेंट की भी मार्क ऑफ बिगनिंग हो जाती है। सर्कुलेटरी सिस्टम भी आ जाता है, पर सर्कुलेटरी सिस्टम में 2 पार्ट्स होते हैं, ओपन एंड क्लोज। देखो स्टूडेंट्स, कुछ चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा नहीं लग रही होंगी क्योंकि ये चैप्टर ही ऐसा है, पर अभी आप क्या करो, मैं आपको जितना इलेबोरेट करके एक सीबीएसई क्लास में एक एनसीईआरटी पोर्शन में ले सकती हूँ उतना मैं बता देती हूँ। अदरवाइज आप उस चीज को उस पर्टिकुलर टाइम पे समझ लो। इन फ्यूचर मेनी चैप्टर्स विल डे बाय डे क्लियर योर कंफ्यूजन्स, ठीक है। तो फार एंड फार मोर एंड डेवलप्ड ऑर्गन सिस्टम तो मैं लिख सकती हूँ
डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम, डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम और डेवलप्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम, डेवलप्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम गेट डेवलप्ड। डोंट गो टूवर्ड्स ओपन एंड क्लोज। सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब इट इज हैविंग सम काइंड ऑफ बॉडी फ्लूइड जो कि एक लिक्विड मैटर में फ्लो कर रहा है और उसको पूरी बॉडी में क्या करवाना है, आपको सर्कुलेट करवाना है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम भी क्या हो जाएगा, डेवलप्ड हो जाएगा और इसमें आपको नर्वस सिस्टम भी क्या मिलेगा, डेवलप्ड मिलेगा। नर्वस सिस्टम का मतलब कौन से ऑर्गन्स नर्वस सिस्टम को बनाते हैं, नर्व्स। आपकी बॉडी में नर्व्स आएंगी, इनको सोचने समझने का पता है, इनको सेंसेशंस का पता है। कुछ चीज लगेगी तो इनकी नर्व्स क्या करेंगे, ब्रेन को सिग्नल देंगे समवन हर्टिंग यू, गो अवे। नो, नर्वस सिस्टम डेवलप्ड। आपकी बॉडी की सेंसिटिविटी आपको किससे फील होती है, नर्वस सिस्टम से, ठीक है। अब देखो, अगर इसमें अभी तक अपन ने मस्कुलर सिस्टम की बात नहीं करी है, देखो वर्म्स की अगर कैपेबिलिटी फ्री लिविंग है तो ऑब्वियसली मूवमेंट और लोकोमोशन तो होगा ही ना। मूवमेंट और लोकोमोशन तो धीरे धीरे तो चलेंगे ना, तो कहीं ना कहीं उसमें शायद मस्कुलर सिस्टम्स इतने डेवलप नहीं थे, पर यहां पर मसल्स डेवलप हैं, दैट्स व्हाई दे कैन इजीली मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो मस्कुलर सिस्टम भी डेवलप्ड है, ठीक है स्टूडेंट्स, इतना समझ में आया। चलिए आज के लेक्चर में अपन इतना ही खत्म करते हैं। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा था, वी हैव कंप्लीटेड नीमेटोडा। हमने नीमेटोडा को बहुत अच्छे से कवर अप कर लिया था। नीमेटोडा में सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ लिया था और देन हमने एनिलिडा भी स्टार्ट करवा दिया था। क्या स्टार्ट करा दिया था, एनिलिडा। तो एनिलिडा में हमने काफी सारे कैरेक्टर्स पढ़ लिए थे, हमने बॉडी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड लिख लिया है। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे। इसका जो कंटिन्यूटी वाला टॉपिक है हम लोग इसको कंटिन्यू नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, टिल देन बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।